डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में एमडी कैट का पास पेपर हमने डिस्कस किया और यूएचएस का पास पेपर उसके कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम पास पेपर ही डिस्कस करेंगे एमडी कैट का, लेकिन डाउ मेडिकल कॉलेज का पास पेपर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ उसको डिस्कस करेंगे और ये तमाम ही एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम ही एस्पायरेंट्स जो कि एमडी कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं, इसी तरह से नम्स का टेस्ट देने जा रहे हैं एमडी कैट का, वो तमाम ही इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। ये वीडियो उन तमाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन R1 is equal to 3i plus 2j minus 6k to position R2 is equal to 14i plus 13j plus 9k under the action of force F is equal to 8i plus 2j minus 6k. Find the work done by force. ये सवाल अक्सर जो है वो ई कैट के एग्ज़ाम में भी आता रहता है। इसमें हमें वर्क डन फाइंड करना होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हमें जो है यहाँ पर एक वेक्टर दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं दो। इसका हमने रिजल्टेंट निकालना है, फिर उसको फोर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें जो है इसी वर्क डन के फॉर्मूले से हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो पहले हम जो है वो रिजल्टेंट निकालेंगे इस पोजीशन वेक्टर का, जो कि R2 को R1 में से माइनस करके हमें मालूम होगा। तो R2 को R1 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, जो R2 है ये माइनस जो है इसके ब्रैकेट से पहले लगेगा और फिर माइनस जो है वो तमाम ही वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तमाम ही वैल्यू माइनस हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो फिर जो वैल्यू प्लस हो रही होगी वो प्लस करेंगे और जो माइनस हो रही होगी वो माइनस करेंगे। 14i 3i ये जो है वो माइनस होंगे, इसी तरह 13j 2j ये माइनस हो जाएंगे और 9k और 6k ये प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास 11i प्लस 11j 15k ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट मिला है हमें पार्टिकल का और फोर्स हमें पता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 88 स्क्वायर i स्क्वायर प्लस 22j स्क्वायर माइनस 90k स्क्वायर, i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमें आंसर में इसका मैग्नीट्यूड मालूम करने का कहा गया है, क्योंकि आंसर में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसका, तो हम मैग्नीट्यूड जिस तरह से मालूम करते हैं उसी मेथड से मालूम करेंगे। रूट लगाएंगे और इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 88 i स्क्वायर और प्लस 22j स्क्वायर प्लस और माइनस की जो वैल्यू है 90k और होल स्क्वायर। इसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 125। सो 125 ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, अ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ रफ horizontal surface with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of friction is 0.2, find the distance traveled by the body before coming to rest. So यहाँ पर हमें बताया जा रहा है एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन प्लेन, उसमें एक बॉडी है या ब्लॉक ले लें तो वो स्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा है। तो अब जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग जो वो हो रहा है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, जबकि जो फाइनल वेलोसिटी है ये यहाँ पर ज़ीरो कंसीडर की जाएगी, क्योंकि रेस्ट का यहाँ पे कहा गया है। रेस्ट में आने से पहले उसमें उसका हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो Vf 0 हो जाएगी और यहाँ पर जो है हमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया गया है। सो वैसे तो ये सेकंड इक्वेशन से भी हमें मालूम, हम इसको कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से सॉरी हम इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए जो है ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसके ज़रिए हम सेकंड इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हाफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर, ये बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, हमें पता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये जो है वर्क डन से ही मिलती है। जब बॉडी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वर्क जो है वो पजेस करती है, वर्क डन होता है उसमें। तो ये जो है वो हमारे पास ये फार्मूला है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि F जो है ये हमारे पास
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी जगह हम म्यू एम जी पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये बराबर होती है म्यू आर के। अब अगर हम बॉडी को देखेंगे तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड है, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, सो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर है, लिहाजा हमने आर की जगह एम जी रख दिया है, और यहाँ पे म्यू जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसी तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, सो डी की जगह हम एच लेंगे, हाइट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो एच को सेपरेट करेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी हमारे पास वैल्यू बचेगी, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ पुट कर देंगे tan स्क्वायर, और नीचे जो है वो 2 मल्टीप्लाई 0.2, और जो ग्रेविटी की वैल्यू है हम 10 लेंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 25 मीटर। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको थर्ड इक्वेशन के ज़रिए भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 2g h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर का जो फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको क्या करना है, अगर आप थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो 2g तो रखेंगे, लेकिन यहाँ पर म्यू का इजाफा कर देंगे, म्यू यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस हिसाब से 2 म्यू जी एच हो जाएगा, जो कि बराबर होगा वी एफ को आप 0 रखेंगे, और वी आई जो है ये आपके इसके ऊपर स्क्वायर देंगे, तो फिर यहाँ से भी आप एच को सेपरेट कर लेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी ये कंडीशन जो है वो बन जाएगी। आप देख सकते हैं अ बैटरी हुज ईएमएफ इज 40 वोल्ट हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओमेगा, और इसको रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, ओम भी आप इसको कह सकते हैं 5 ओम। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू अ 15 ओम रेजिस्टर आर, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। सो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है, यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे जब भी हम जो है वो बैटरी के साथ एक्सटर्नल जो है वो रेजिस्टर या फिर लोड लगाते हैं, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर जो है ये ईएमएफ का जो है वो टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है तो वो कंडीशन हमारे पास बराबर होती है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये याद रखिएगा जब भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो वो हमारे पास कंडीशन जो है ये इस तरह से बन जाएगी, V इक्वल टू ई प्लस आई आर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो V जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर है, E जो है ये हमारे पास EMF है, और ये IR जो है ये बैटरी के अंदर का जो करंट और रेजिस्टेंस है ये वो इसको इंडिकेट कर रहा है। अब जो है हमें क्या करना है कि हमें V को कैलकुलेट करना है, तो उससे के लिए हम क्या करेंगे, IR माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर हम I की जगह जो है वो ओम्स लॉ के मुताबिक V डिवाइडेड बाय R पुट कर देंगे, और उसके बाद जो है हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास R कैपिटल R की वैल्यू 15 है, स्मॉल r की वैल्यू 5 है, और E की वैल्यू हमारे पास 40 है। तो यहाँ से तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15V प्लस 5V डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, और 40 जो है हमारे पास EMF है, इसको हम ऊपर की वैल्यू को प्लस करेंगे तो 20V डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 40। अब V को सेपरेट करेंगे हम, तो जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट जो है इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आप देख सकते हैं पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस 0.04 कूलम इज विद स्पीड 2 multiplied 10⁴ मीटर पर सेकंड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ द स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हमारे पास यूनिट है, और जो है ये टेस्ला जो है इसका यूनिट है। इफ़ द पार्टिकल्स वेलोसिटी एज it enters the field is perpendicular to B, what is the magnitude of magnetic force on this particle? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है ये बराबर है EVB। चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात हो रही है, चार्ज के साथ माइनस लगा हुआ है, मींस ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए हम E लगाते हैं, और V और B जो है यहाँ पर ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो है उसकी वैल्यू। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 0.04, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, 2 multiplied 10⁴ ये हमारे पास वेलोसिटी है, 0.5 ये हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ जो है ये हमारे पास उसकी वैल्यू है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 400 न्यूटन। सो यहाँ पर जो है 400 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से माइनस सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी अगर वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो वो जो डिफ्लैक्ट होगा, फोर्स को जहाँ डिफ्लैक्ट करेगी बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लैक्ट करेगी। तो ये अक्सर सवाल आ जाता है। A transverse wave on a long horizontal rope with a wavelength of 8 meter travel at 2 meter per second at t is equal to 0. A particular point on the rope has a vertical displacement of plus a, where a is the amplitude of wave. At what time will the vertical displacement of this same point on the rope b minus a? अब यहाँ पे सिनेरियो को ज़रा समझें। देखें जो पहला डायग्राम है यहाँ पर जो है वो वेव बना हुआ है, उसका हम टाइम जब भी हम जो है वो वेव का जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे टाइम 0 होता है। फिर जब एम्पलीट्यूड यानी कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है पार्टिकल वेव के अंदर, तो फिर वहाँ पर जो है ये हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और वहाँ पर जो टाइम होता है वो t डिवाइडेड बाय 4। फिर वो दोबारा नीचे आता है और मिनिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता है यानी कि फिर मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो टाइम होता है ये बराबर होता है t डिवाइडेड बाय 2 के। इसी तरह से फिर वो नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगा, नेगेटिव पीक की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास एक और एम्पलीट्यूड हो जाएगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड जिसको -a कहते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो 3t डिवाइडेड बाय 4 होगा। इसी तरह से फिर जब ये कंप्लीट साइकिल कर लेगा तो वो टाइम पीरियड t हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू कैपिटल T हो जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल कर लिया है पार्टिकल ने वेव के अंदर। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है वो t डिवाइडेड बाय 4 है, यानी कि प्लस a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है इस पर पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हो पार्टिकल का तो फिर आप देखें जो नेगेटिव पीक है यानी कि -a जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर जो है इसका और प्लस a का जो फासला है वो t डिवाइडेड बाय 2 रह जाता है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि जब भी पार्टिकल 2 पॉइंट्स को कवर करेगा, यानी कि अगर वो जो है वो मीन पोजीशन से ओरिजिन पॉइंट से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस a तक जाएगा और फिर दोबारा जब वो नीचे आएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड तक या मीन पॉइंट तक, तो यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है वो t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 2 टाइम में करता है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो t डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेकंड जो डायग्राम है इसमें और इसी तरह से जो MCQs में जो डिस्कस हुआ है यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पीक से लेकर नेगेटिव जो पीक है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड है प्लस a से -a तक, यहाँ तक का जो टाइम है ये t डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये जो है हमने t इसको बराबर कर लेना है, t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, t को कैलकुलेट करना है। तो t को हम मालूम करेंगे वेव वेलोसिटी के फार्मूले से या वेव स्पीड के फार्मूले से। वेव स्पीड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t। ठीक है, वैसे तो लैम्डा और f होता है लेकिन f की जगह हमने 1/t पुट करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला बन जाएगा। अब t इज इक्वल टू लैम्डा बाय v हो जाएगा और लैम्डा की जगह 8 और v की जगह 2 पुट करेंगे तो t हमारे पास कैपिटल T कितना आ गया, 4 आ गया। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे t की जगह तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास जो टाइम आया वो कितना आया, 2 सेकेंड। सो ऑप्शन डी जो है इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। Next MCQ, what is the flux density at a point 3 cm from the long straight wire when there is a current of 25 ampere in the wire?
यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 पाई 10⁻⁻⁷। सो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं 5 MCQ 5 जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पर जो है वो एम्पियर्स लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मालूम करने का कहा गया है, लेकिन जो उसमें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर 25 एम्पियर ये करंट की वैल्यू है, और ये हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एम्पियर्स लॉ ही दिखता है, जिसमें करंट और हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द करंट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पर हम मालूम कर रहे हैं वहाँ से लेकर जो करंट फ्लो कर रहा है वायर में वहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास आर है। तो ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि म्यू नॉट जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ और नीचे डिवाइडेड बाय 2 पाई, और करंट की वैल्यू 25 है और जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 पाई से, यहाँ पर जो है 4 पाई है तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो है 0.03। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.67 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ आप देख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 15 centimeter, the size of image compared to the size of object will be approximately। 5 इसके ऑप्शन है, 2 is as large, more than 2 is as large, C है 1.5 times as large, D है smaller, E है the same size। अब देखें, ये मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी ये कंडीशन हो तो आप बग़ैर सॉल्यूशन के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखें, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में जब भी बॉडी 2F के ऊपर प्लेस्ड होती है या ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर प्लेस्ड होता है तो इसका इमेज भी 2F के ऊपर बनता है, ये याद रखिएगा। और जब जाहिर है कि जब 2F के ऊपर ही इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस सेम होगा, और जब इमेज डिस्टेंस सेम है तो उसकी हाइट भी सेम होगी। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल इन दैट कंडीशन, इन दैट सिनेरियो। ऐसे सिनेरियो में इस तरह से हाइट और साइज दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो फोकल लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना फ़र्क आ रहा है, 15 सेंटीमीटर का। तो इट मीन्स यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये 2F के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बन रहा है ना ये 30 सेंटीमीटर, तो 2F के ऊपर रखा हुआ है। तो जब इमेज बनेगा तो वो भी किसके ऊपर बनेगा, 2F के ऊपर बनेगा, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली हमारे पास डिस्टेंस सेम मिलेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर वही हमें 30 सेंटीमीटर ही मिलेगा और इसका साइज़ भी सेम ही होगा। अब सॉल्यूशन आप देख लें, सॉल्यूशन में भी 30 सेंटीमीटर ही आ रहा है और हमारे पास ई ऑप्शन करेक्ट है। सो ऐसी कंडीशन याद रखें जब भी इस तरह से आए तो विदाउट एनी वेस्ट your time to calculate your solution, you will have to move the correct option. You will have to write the correct option. Next MCQ आप देख सकते हैं, when a conductor of cross sectional area 5.0 multiplied 10⁻⁻⁶ meter square carries a current of 6.0 ampere. The drift velocity of conduction electrons is 1.2 10⁻⁴ meter per second.
व्हाट इज द नंबर डेंसिटी और नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर जो है वो नंबर डेंसिटी पूछी गई है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये हमें मालूम करने हैं इसमें। अब ऑप्शन 5 हमें दिए हुए हैं, लेकिन हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो करंट का सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर इससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बनाएंगे। तो फिर Q डिवाइडेड बाई T हम पुट करते हैं तो Q की जगह हमारे पास N E आ जाता है, M हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और यहाँ पर A आया है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बना है यहाँ पर, और V जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे T जो है इसको हमने रिप्लेस किया है तो इसकी जगह हमारे पास D आया है और फिर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसकी जगह हमारे पास A आ गया है। तो ये जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। अब हमने यहाँ पे N कैलकुलेट करना है क्योंकि N ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसको सेपरेट करेंगे तो I डिवाइडेड बाई EAV D हो जाएगा, D मीन्स ड्रिफ्ट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 60 ऊपर आ जाएगा, नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ ये चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास एरिया है 5.0 10⁻⁻⁶, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1.2 10⁻⁻⁴। इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻28 पर मीटर क्यूब। सो इसका जो यूनिट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का, ये हमारे पास होगा पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, ये लास्ट एमसीक्यू है इस वीडियो का। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी रिटन एज डेल्टा U इज इक्वल टू Q, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, where delta U is the increase in internal energy of the system, Q is the heat transfer to the system, and W is the external work done on the system. Which of the following is correct for the case of an isothermal expansion of an ideal gas? So isothermal expansion के लिए हमें केस बताना है इन पांचों ऑप्शन में से। So याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हमारे पास वर्क डन सिस्टम जो है वो अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर हमने क्या करना होता है कि जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट लेना होता है, बिकॉज आइसोथर्मल process is one of that process in which the temperature of the system remain constant. So temperature same होगा तो उसकी internal energy भी constant होगी, same होगी. So T1 is equal to T2 means U1 is equal to U2. अब हमें डेल्टा U हम देखेंगे तो हमारे पास ज़ीरो के बराबर आएगा, मीन्स जो इंटरनल एनर्जी है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो वर्क डन होगा ये हमारे पास बाय द सिस्टम होगा, और जो इक्वेशन बनेगी ये Q इज़ इक्वल टू माइनस W बनेगी जब डेल्टा U ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन C करेक्ट है, डेल्टा U इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो ये स्टूडेंट्स 10 न्यूमेरिकल बेस्ड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज में पास्ट पेपर में आए हैं। आगे भी हम जो है वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस के पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आगे हम नम्स के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, और जो पेपर आते जाएंगे पास पेपर वो हम डिस्कस करते रहेंगे आगे की वीडियोज़ में, ताकि वो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो में क्वेश्चन तमाम ही समझ में आएंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना जो है वो अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।